अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल और मेरे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। और मैं हरमीत सिंह हूँ। वैसे सुबह अगर बात की जाए रात सुबह का टाइम और फिर रात की बात की जाए, लेकिन जब आपकी नींद पूरी ना हो, हाय रब्बा, फिर और उठना बड़ा हमारी मुश्किल नींद होता क्यों है। नहीं पूरी है हम आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि आजकल है ईद। तो ईद की तैयारियां हम जोरों से कर रहे हैं, और ना सिर्फ ईद की तैयारियां कर रहे हैं बल्कि गुड मॉर्निंग पब्लिक की ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है उसकी बिल्कुल। तैयारियां बड़ी जोरों शोर से जारी और है। फिर तो सुबह पूरी सवेरे टीम- आपको उठना भी है, तैयार भी होना है, यहाँ भी तैयारी करनी है और शो में बैठना, और वो भी बड़े हंसते खिलते मुखड़े के साथ, $100 स्माइल के साथ। खैर, इसी नोट से अपने प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं कि आपकी जो ये मुस्कुराहट है ना, बिला वजह वैसे किसी को हंस के देखेंगे तो बाजू का जूतियां भी पड़ जाती हैं, लेकिन ये जो मुस्कुराना आपकी $100 स्माइल है, इसको सदका जारिया के तौर पर जब भी किससे मिले वो परेशान है, वो उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, लेट इट बी, एक मुस्कुराहट रसीद जरूर करें। और आज 7 दिन में आपने कोशिश करनी है कि आपने बिला वजह बगैर किसी रीजन के मुस्कुराना है, और अगला बंदा आपको देख के खुद ब खुद ही मुस्कुराना शुरू कर देगा। ठीक है हरमीत पाजी, लेकिन हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस विद यू गाइस, और आज की उनकी मुनासबत से जो है, चूंकि हम हमेशा रिकॉल करते हैं माजी को, और जो भी ऐसी इस दिन पे इवेंट होता है, ये हैपनिंग होती है, उसको रिकॉल करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज उनको याद करने का दिन है, उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, और वो पाकिस्तान की तारीख की अगर उस झरोके में बात की जा सके तो आपको पता है कि 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म खातून वज़ीर आज़म रह चुकी, और पहली मुस्लिम वर्ल्ड की पहली वज़ीर आज़म, आप मुस्लिम यानी आप देखें ना, उससे पहले कोई वज़ीर आज़म हमने नहीं देखी, और ये बड़ी बात थी। और फिर हमने ये देखा कि जिस तरह उनके फैमिली पर जिस किस्म के हालात आए, और फिर सो आपने देखा कि जैसे वो लाहौर में उनकी एंट्री हुई, और वो जो मजमा था, जिस तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, वो आज भी तारीख का हिस्सा है। और फिर जब वो इलेक्शन में आई, हालांकि ये कहा जा रहा था उस वक्त कि वो 2/3 अक्सरियत से आएगी, लेकिन फिर आपने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट और फिर बड़े ऐसे मामला हमारे उस वक्त आए सामने, जिसकी वजह से कमज़ोर हुकूमत उसकी बनाई गई। और फिर उसके बाद लेकिन एक और चीज़, बतौर खातून जिस तरह उन्होंने फेस किया, और आज की जो मुस्लिम लीग नून है, या उस वक्त इनकी कुर्बत ज़ियाउल हक साहब के साथ ज़्यादा थी, और जिस किस्म के इल्ज़ामात इन पर लगाए जाते थे, और जिस किस्म से किरदार कशी की जाती थी, उस वक्त की जो सियासत थी वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आजकल सोशल मीडिया आ गया, उस वक्त अखबारों और एक ही टेलीविज़न हुआ करता था, तो बहुत सारे मुश्किलात के बावजूद, लेकिन एक तस्वीर जो बड़ी वायरल हुई थी, आपको याद है, जब वो अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरी, और मेरे ख्याल में बख्तावर भुट्टो साहिबा उनकी गोद में थी, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई। आपको पता है, अगर आप तस्वीर की बात करें, अब वो तस्वीर जो है ना, अगर मैं देखूं तो मैं उसके बड़े सारे रुख देखूंगी। मतलब एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन वज़ीर आज़म, और पाकिस्तान को ना सिर्फ बल्कि मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करने वाली वो खातून, मैं हमेशा बड़ा इंस्पायर होती हूँ। जो उनका एक ऑरा है ना हरमीत, वो बड़ा खूबसूरत है। मतलब आपने जब भी उनको देखा, वो वज़ीर आज़म बनने से लेके उनके सियासत की जो पूरी जर्नी थी, जो जिस तरह का वो गेटअप लेती थी, जिस तरह के वो कपड़े पहनती थी, सर पर खूबसूरती से दुपट्टा लेना, और फिर अपने बच्चों को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो संभाला उन्होंने दिया, जयालो को जो लेकर चली, जिस डायरेक्शन में लेके चली, वो साख आज भी बरकरार है। हालांकि जो पार्टी पे जिस किस्म के मुश्किल हालात आए थे, आपको पता है, अल-जुल्फ़िकार बनी, फिर दहशतगर्द, जिस तरह आजकल तहरीक इंसाफ को हम देखते हैं, यही सूरत हाल उस वक्त पीपल्स पार्टी पर भी थी। लेकिन आपने ये देखा कि अगर हम उनके एजुकेशन की बात करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, 15 साल की उम्र में जो है ओ लेवल उन्होंने ए लेवल जो है वो पास किया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं किताबों के हवाले से, हमने भुट्टो साहब को जब उनका मुताले किया उनकी ज़िंदगी के हवाले से, तो उनके हवाले से हमेशा ये बात हमें सामने है कि लाइब्रेरी में ज़्यादा वक्त वो गुजारा करते थे, और वही चीज़ आगे बेनज़ीर भुट्टो साहब में भी हमें नज़र आई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने देखा कि, और लेकिन एक और चीज़ मुझे याद है, आखिरी आयाम थे ज़िंदगी के उनके, और जब वो वापस आई वतन लौट कर, तो यकीन माने जिस किस्म की मैच्योरिटी थी उनकी सियासत में, और जिस किस्म की तकारीर, और हाँ, सो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन फिर आपको याद है, हम हर फील्ड की बात करें, मतलब 1987 में फिर जो है आसिफ अली ज़रदारी से उनका निकाह हुआ, शादी हुई, और फिर उसके बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने तमाम तर चीज़ों को कंटिन्यू रखा। अपने बाप से जो सियासत उन्होंने सीखी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने देखा कि वो हम देखते रहे हैं कि आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की जाए, या आसिफ अली ज़रदारी की बात की जाए, या जयालो की बात की जाए,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ये होती है कि उनके बताए हुए रास्ते पर, और जिस तरह से वो डटी रही, जो हरमीत आप बता रहे हैं, इन तमाम तर मुसीबतों में, मुसीबतों के बावजूद भी वो डटी रही, तो ये चीज़ जो है, ये असल सियासतदान और मुहब्बिल वतनी की जो एक जिंदा मिसाल है वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें दुख्तरे मशरक़ का लक़ब भी दिया गया और इससे भी नवाजा गया। तो आज उनको याद करने का दिन है। हमारी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे। अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनको याद करने का दिन है। तारीख़ में बड़े कम ऐसे लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान का कीमती असासा कहलाते हैं, और रहती दुनिया तक उनका नाम, जब पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा तो फिर उनका नाम भी लिया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें भी आपसे शेयर करनी है, बिकॉज प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से पहले जो ऐसी खबरें होती हैं जो कि बहुत वायरल भी हो रही होती है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम टाइटैन की बात करेंगे, राइट हरमीत? अभी हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले यूनान की, और यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ इसमें पाकिस्तानी 300 से ज़ायद अभी जहाँ बक हुए हैं और कुछ लापता भी हैं। अब टाइटैन की बात करें तो ये एक ऐसी आबदोज़ है जो कि टाइटैनिक, जो कि 12,000 फीट की गहराई में मौजूद है, उसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए आप कह सकते हैं कि एडवेंचर के तौर पर लोग जाते हैं और उसको देखते हैं। अब जो टाइटैन है वो हो गई है लापता। अब आपको याद होगा सुहा, अगर हम टाइटैनिक की बात करें तो 15 अप्रैल 1912 को ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ आते हुए एक बर्फीला यानी बर्फानी तोदा था जिसे टकरा गई, और उसके बाद हमने देखा कि 1500 लोग जो हैं इसमें हलाक हुए, और ये एक बहुत बड़ा सानिया था, एक बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन फिर हमने देखा कि 1985 में इसका मलबा मिला और उस पर एक ज़बरदस्त किस्म की फिल्म भी आई थी जो बहुत सारे हम सब ने उस वक्त देखी थी 90s में, और काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी। लेकिन फिर इस मलबे को देखने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां वजूद में आई, और ख़ासकर हम ओशन गेट की बात करें तो ये वो कंपनी है जहां से इस अबदोस का क़याम अमल में आया, और यहाँ से फिर लोग जाते थे, विजिट करते थे, इस मलबे को देखा करते थे। लेकिन इतवार की सुबह थी, ये 4 बजकर मेरे ख्याल में 4 बजे थे, 3:45 बजे, और ये जैसे निकली है इसमें तकरीबन 5 लोग ऐसे बैठे थे जिसमें ओशन गेट के CEO भी शामिल थे, और इसी के साथ साथ फ्रांस के बहरिया के जो साबिक सरबराह थे वो भी थे, और एक और अरबपति जो था इंग्लैंड के वो भी इसमें शामिल थे, और पाकिस्तानी जो है शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान जो था वो भी इसमें थे। अब ये जब गए हैं, अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, और वो खबरें ये हैं कि 12,000 फीट की सतह पर ये जो है मौजूद है जिस मलबे की हम बात कर रहे हैं, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे ये पहुंचे हैं तो ये अबदोस वहाँ पे फंसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा अब ये है कि एक तरफ तो ऑक्सीजन जो है वो बड़ा कम रह गया है अब इनके पास सर्वाइव करने के लिए, और ख़बरें जो हैं इस वक्त अमेरिकन और दीगर चैनल्स पे जो हम देख रहे हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन। हम इस बारे में भी बात करें कि ऑब्वियसली ये ऐसा काम नहीं है कि यूनान की कश्ती को हम इससे रिलेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों का हमने नाम लिया, असर रसूख वाले वो लोग हैं, पैसे वाले वो लोग हैं, अगर शाह सलमान की बात की जाए, या उसके अलावा आप फ्रांस के जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे भी मिलियनियर आबदूस में सवार थे, और अगर आप इस ही आबदूस के CEO की बात करें तो ऑब्वियसली वो भी एक एडवेंचर के तौर पर ही इसको लेते हैं। और इससे पहले ये आबदूस कई दफ़ा 12,000 फीट की गहराई में गई है उस टाइटैनिक तो देखने के लिए, बिकॉज वो एक मलबा जो है उसको लोग समझते हैं कि वो एक सारे कदीम है, तो उसको रिसर्च की जाए, उसको देखा जाए। और आपको पता है शाही किले से लेके हमारे जितने भी सारे कदीमा के ऐसे मकामात हैं, हम भी जाते हैं उनको देखने के लिए कि वो क्या था। और बहुत सारी चीज़ें जो फिल्मों में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो किताबों की सूरत में आ जाती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है, तो फिर दिल करता है कि क्यों ना इसको रियल में देखें कि वाकई में वही सारी चीज़ें उसी में मौजूद हैं या नहीं हैं। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि शौक की बात है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुआ यूनान में वो बड़ा अफसोसनाक है, और अगर इसकी बात दोनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, एक तरफ शौक की बात है, दूसरी तरफ मजबूरी की बात है, दोनों तरफ पैसे दिए गए सिर्फ और सिर्फ क्या, मौत खरीदने के लिए। और अब ये राब्ता जो मुनक़ता हुआ है हरमीत, जैसे आप बता रहे हैं सुबह 4 बजे के करीब जब ये रवाना हुई कश्ती, तो उसके बाद आप दोस्त, बल्कि उसमें कहा जा रहा है कि राब्ता बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए तो तमाम SOPs प्रिकॉशंस कीप इन माइंड रख के, टेक्निकलिटीज़ को कीप इन माइंड रख के ही इसको शुरू किया होगा। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये हो गई है अब कि अब राब्ता मुनक़ता हो गया है, और 12,000 फीट की गहराई होती है, अब तक कोई राब्ता नहीं हो रहा। तो खैर की खबर ही आए, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हरमीत, हमने कुछ अब ईद का जिक्र भी करना है। ईद आ गई है और आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है या नहीं लिया, क्योंकि लड़के खास तौर पे बड़े एक्साइटेड होते हैं इन सब के लिए, और घर वाले भी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अब जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके पेश नज़र
अक्सर बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि मवेशी मंडी अगर आप रुख करते हैं, एक तो वहाँ पर जो मवेशी मंडी में जो भी व्यापारी हैं उनका कहना ये है कि सहूलियात का शदीद फुकदान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइस ज़्यादा करने की बात करते हैं तो हमने प्राइस ज़्यादा क्यों किया है हरमीत? इसलिए की कि हमसे जो मवेशी मंडी वाले हैं वो पैसे बहुत ले रहे हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ एक और चीज़, वहाँ पे मैंने तो काफ़ी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, तो पुलिस एहलकार जो है वो भी होते हैं, तो उनका अलग भत्ता है, तो वो भी वसूल करना है। फिर साथ साथ महंगाई की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें, अगर मवेशियों को लाने वाले जितने भी हो ताजिर होते हैं, तो हाँ, सो मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन महंगाई का जो रोना है हर जगह रोया जा रहा है। अगर आप जिस मंडी में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो खबरें हमारे सामने, और आपने तो फरमाया कि खासकर बच्चे जो हैं वो इंतज़ार में होते हैं। तो ये सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी भी है, और अगर आप इस्तात रखते हैं तो ज़रूर कोशिश करें इस महंगाई के बावजूद भी। लेकिन जो व्यापारी हैं उनके इस हवाले से क्या क्या मज़ीद दुहाइयाँ हैं जो वो दे रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि किन किन सहूलियात का फुकदान है और हम इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं। खैर, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, बिकॉज बड़ी ईद की बात करनी है और अब ईद तक हम बड़ी ईद के बारे में ही बात करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे और सेगमेंट भी होंगे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। अभी एक क्विक से हमने ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप स्टोरीज के बाद हमने आपको बताना है कि पॉलिटिकल सिनेरियो या मुल्क की हालात में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, या ऐसे कुछ ऐसे सेगमेंट भी आपको पता है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड, फैशन रिलेटेड होते हैं। और अभी ईद आ गई है तो इससे रिलेटेड भी हमने कुछ प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन इस पूरे रनडाउन से पहले हम बात करेंगे डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक के। सो डेली डोज पहला हरमीत पर जी, मैंने जो आपको डेली डोज देना ना, इसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अगर मुलाजमीन की बात करें या मुलाजमतों की बात करें, तो अब आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात आपकी कोशिश यही होती है कि अगर आपने डिग्री हासिल कर ली है तो कोई अच्छी खासी जॉब लग जाए आपकी और मुलाजमत लग जाए और पैसा आना शुरू हो जाए। लेकिन ये इंसान सोचता है ना, जानवर तो ऐसा नहीं सोचता। लेकिन कैन यू इमेजिन कि अब जानवरों को भी मुलाजमतें मिला करेंगी। क्या बात है। और वो भी कौन? एयरपोर्ट की मतलब अगर मुलाजमत की बात करें तो अगर आपने एयरपोर्ट पे मुलाजमत करनी हो तो सोचे कि क्या ही स्वैग होगा। अब एक बिल्ली है जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। इस बिल्ली को अब आपको पता है ये एयरलाइन जो है उसने जॉब दे दी है। क्यों जॉब दी है? क्योंकि बिल्ली वाहिद एक ऐसा पेट होता है ना, उसको देख के बिला वजह आपको प्यार आता है। ओह माय गॉड, क्यों सो क्यूट, सो क्यूट एंड एवरीथिंग ना, इस तरह से। लेकिन अब आपको पता है वहाँ जितने पैसेंजर्स आते हैं, जितने कस्टमर्स आते हैं, उनके मूड को लाइट करने के लिए, उनको एक अच्छी फील आए और वो खुश हो जाए बिल्ली को देख के, इसलिए जनाब उन्होंने एक बिल्ली हायर कर ली। अच्छा, वैसे एक और चीज़, अगर मैं जानवरों की बात करूं और फिर जॉब्स की बात करूं तो सबसे पहला क्रेडिट किसको जाता है आपको पता है? सुहा, किसको? कुत्तों को। खोजी कुत्ते। आपको याद है कि हर जगह आपको इस किस्म के डॉग्स आपको नजर आएंगे। उनकी हायरिंग होती है। हाँ, उनकी बाकायदा उनकी जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग भी होती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर उनको एयरपोर्ट्स, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और मुख्तलिफ जगहों पर उनको तैनात किया जाता है। और बाकायदा आपको तो याद होगा कि हिंदुस्तान में पुलिस में जब एक खोजी कुत्ते की डेथ हो गई तो फिर उसको बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया गया। लेकिन बहरहाल अब बिल्ली की बात है और आपने तो फरमाया कि मूड को ठीक करना है, मूड जैसा भी हो, लेकिन भैया ये प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बिल्ली सामने आ जाए तो वैसे मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि पेट्स लवर जो हैं वो दुनिया में काफ़ी सारे पाए जाते हैं, और जब इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की छोटी मोटी जो मज़े की हरकतें ये जानवर करते हैं तो उसका एक मज़ा भी कुछ और होता है। बिल्कुल, और आपको पता है इसीलिए जो इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया ना, मतलब अगर हम स्पेसिफिकली इस एयरपोर्ट की बात करें तो इन्होंने प्रोग्राम कुत्तों से ही शुरू किया था। लेकिन उसके बाद चूंकि अब जो बिल्ली हायर करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको देख के ऑब्वियसली अगर आप गुस्से में भी हो ना तो फॉर द टाइम बिंग आपका गुस्सा थोड़ा नीचे चला जाता है। बिकॉज पेट्स को देख कर खासतौर पर अगर वाइट बिल्ली हो, फ्लफी से उसके बाल हो, प्यारी सी उसकी आंखें हों, क्या मैंने पूरा ज़बरदस्त स्केच बना दिया ना, AI वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पूरा मैंने बना दिया। तो खैर अब इसकी हायरिंग हो गई है। अब इसकी पे कितनी है ये आपको फिर किसी और दिन बताएंगे। वरना आप लोगों ने कहना स्लिप नहीं मिली हमें। एग्जैक्टली। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर पर जाने के लिए हरमीत पाजी आपको मुझे बलोचिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन बलोचिस्तान की बात करें, कोयटा की, तो जनाब रिसेंटली ये होकर भी आए हैं, और ये तो कश्मीर से भी होकर आए हैं, खुद चले जाते हैं, मुझे कभी साथ लेके नहीं जाते। बट ऑल दो इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं ना बलोचिस्तान साइड या कोयटा साइड पे, तो मुझे लगता है कि आप लोग को जाना चाहिए, क्योंकि सकाफत के जो सारे रंग हमें वहाँ नजर आते हैं वो हमें नॉर्मली अगर हम टीवी पे देखें तो हमें वो उस तरह से वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती और हमें नजर नहीं आता। बलूचिस्तान में लगा सकाफती मेला, क्या खूबसूरत ड्रेसिंग, क्या खूबसूरत रक्स, खाने,
आपके रिवायती खानों के साथ साथ रिवायती कपड़े, मलबूसात और ये सारा कुछ और बहुत कुछ इस रिवायती मेले का हिस्सा है। वैसे सोने बड़ी आपने बड़ी मजे की बात की कि जाना लाजिम है। आप जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं देखी या सोशल मीडिया पे नहीं देखी, वहां पे जाके हमें देखने को मिलती है। और बहुत खूबसूरत कल्चर है पाकिस्तान की, जो डाइवर्सिटी है। हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो बोली व जुबानें हैं, यानी बोली है। अब मैं कश्मीर गया और मैंने वहाँ पे पहाड़ी जुबानों में बड़े मज़े मज़े के गाने सुने और वो बड़े मज़े मज़े के भी थे। इसी तरह बलूचिस्तान की तरफ हम जाते हैं, कोयटा की तरफ जाते हैं, तो चलो पश्तो तो हम बचपन से सुने आ रहे हैं, लेकिन दीगर बलूची जो गाने, दीगर इलाकों के जो गाने हैं, वो जब आप सुनते हैं और लोगों से मुलाकातें होती हैं। लेकिन अब कुछ ही दिन कबल जो है लोक विरसा इस्लामाबाद में भी एक मेला सजा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने स्टॉल्स लगाए, तरह तरह की इवेंट्स हुए और लोगों ने काफ़ी, इस्लामाबाद के लोगों ने एंजॉय भी किया। लेकिन बहरहाल कोयटा में इस किस्म का इवेंट होना वाकई में ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अरसे बाद इस किस्म के इवेंट जो है मुनक़िद किए जा रहे हैं, खासकर कोयटा में। और फिर उसमें जो है खासकर ख्याल रखा जाता है रिवायती खानों का। हाय, सज्जी बड़े मज़े की होती है, सुबह का टाइम है लेकिन सज्जी का मज़ा कुछ और है। वैसे आप बलूचिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सकाफ़त की जहाँ पर हम बात करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर औक़ात बहुत सारी वीडियो में कि दम पुख्त बड़ा अच्छा बनता है, लैम्प वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं, ज़ेरे ज़मीन ही सारी कुकिंग कर लेते हैं। तो उनका खाना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत, और उसी के साथ साथ चाय, जो चाय मशहूर है, कोयटा की चाय, कोयटा का कहवा कितना मशहूर है। तो खैर हमने सुबह सुबह काफ़ी भूख लगवा दी आपको। नाश्ता आप करें, अच्छे से करें, पेट भर के करें, क्योंकि आगे आने वाली ईद, और ईद में आपको पता है यही वही रवायती खाने होते हैं। कहाँ बड़ा पुलाव, बिरयानी और फिर निहारी और फिर शामी कबाब और ये सारा कुछ। खैर ये बलूचिस्तान के जितने भी खाने हैं इनको ज़रूर प्लान कीजिएगा और ईद पे ढेर सारा खाना खाइएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है पीरू से, जहाँ पर अरमीत पाजी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साल साल चलती हैं और वहाँ के लोग उसको इतना संभाल के रखते हैं कि उसकी तामीर नो पे ही बहुत सारे साल मजीद और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। रस्सियों से बना ये एक पुल है वहाँ पे, जिसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जो आप मटेरियल देखते हैं, कंक्रीट देखते हैं, उसके पुल से इसकी मजबूती कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। लेकिन अब आपको पता है कि इसको वो रीन्यू या रेनोवेट नहीं कर रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसी को दोबारा से, मतलब इसी को अच्छा करें, मजीद बेहतर करें, क्योंकि एक तो इसकी मजबूती बहुत अच्छी है, ऊपर से ये वहाँ उनकी सकाफत का हिस्सा बन गया है। मतलब सयाह जो है वो दूर दराज से आते हैं सिर्फ इस पुल को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये रस्सी से बना है, लेकिन मजबूत है भाई, मजबूत रस्सी। लेकिन पीरू की एक और बात आपको बताऊं, एक तो वहाँ की जो रिवायत हैं, फिर वहाँ की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। और एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बरसों पुरानी, यानी सदियों पुरानी जो रिवायत हैं, उन्होंने उसको आज भी बरकरार रखा हुआ है। मुख्तलिफ ट्राइब हैं वहाँ पे। और एक और चीज़ जो सुहा बहुत कम लोग जानते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे जंगलात हैं जो रंग बदलते हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और इस किस्म की नदियाँ नाले भी आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन रिवायात और फिर आसार कदीमा के हवाले से मैं अगर बात करूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पे नज़र आती हैं जो देखने के लायक हैं। लेकिन ये आप देखें ना कि इस ज़माने में रस्सियों वाला पुल, वैसे तो अगर देखा जाए, आप जब गिलगित बल्तिस्तान दीगर ऐसे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, और लगता है भैया कि ख़तरे से वो कम नहीं है, किसी भी वक्त वो जो है वो नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। लेकिन बहरहाल ये रस्सियों वाला पुल था। आजकल बहुत सारे पुल हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये वाला, और वो भी बरसों पुराना, और वो भी सबसे ज़्यादा मजबूत, तो भाई देखना तो फिर बनता है भाई। और आपको पता है अगर आप वहाँ जाएं तो ज़रूर देखें, बिकॉज सयाह जो है वो दूर दराज से सिर्फ ये ब्रिज देखने के लिए आते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि रस्सियों से बने इस ब्रिज की, तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ भाई इसकी मजबूती बहुत है। लेकिन अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो हरमीत पाजी आपको पता है हुसैनी ब्रिज कितना मशहूर है। तो मतलब वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे इन एरियाज में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि बहुत डेंजरस और ट्रिकी है, लेकिन वहाँ के लोग तो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसको। जैसे ये रस्सियों का पुल हो गया या हुसैनी ब्रिज हो गया, मतलब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उन्हें लगता है कि ये ही एक वाहिद नॉर्मल लाइफ है उनके लिए। एग्जैक्टली, यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो इस तरह की चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कल पर सिर्फ मैं लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद गई तो नथिया वाली साइड पे मैंने देखा कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए वो जो चेयरिंग लिफ्ट टाइप नहीं होती, वो बनी हुई थी, और वो इतने ह्यूज, आपको पता है नॉर्थ साइड हमारी कैसी है, उन पहाड़ों के दरमियान में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए नीचे आप खाई हो, लेकिन आपको पता है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं वासी, वो उसी को इस्तेमाल करते हैं और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हैं, एक नॉर्मल रूटीन की तरह। जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, जैसे आप इस्लामाबाद से आ जाते हैं और हम लाहौर से कभी कभी इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो खैर अभी तो फिलहाल ये लाहौर में ही है, और अगले कुछ दिन में भी हम अपना सेट जो है वो जरूर शेयर करेंगे। अभी हमने लेनी है एक सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने देखते रहना है ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सियासत की बात की जाए तो हर दूसरा दिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे बयानात सियासी रहनुमाओं के आ जाते हैं कि जो इलेक्शन की बात हो या फिर पार्टी के हवाले से, खासकर इस वक्त जो टारगेट है वो तहरीक इंसाफ है, लेकिन असद उमर की जानिब से जो बयान सामने है उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है और सोशल मीडिया पे भी असद उमर को आड़े हाथों लिया जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार आमिर खाकवानी साहब। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर साहब की जो पार्टी रुकनीत है, दीगर हवाले से अब ये मामला मशकूक पड़ गया है सर? जी ऐसा ही है। देखें, असद उमर साहब भी ने भी आके बहरहाल काफी चीजों पे क्रिटिसाइज की है, खुल के बातें की हैं और इमरान खान साहब के मौके के खिलाफ बातें की हैं, बल्कि एक लिहाज पे ही जिम्मेदारी डाली है बहुत सी चीजों की। अगरचे असद उमर साहब समझदार आदमी है तो वो बार बार डिप्लोमेटिक कुछ चीजें इमरान खान के हक में कहते रहे। ये बात तो बार बार इंटरव्यू में कहते रहे कि वोट इमरान खान का ही है, पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने 9 मई को और उससे पहले कन्फ्रंटेशन पिछले 1 साल की सारी जो कन्फ्रंटेशन हुई है या पीटीआई की जो भी पॉलिसियां हैं अच्छी बुरी जैसी भी रही और 9 मई को जो कुछ हुआ उस सब की जिम्मेदारी उन्होंने सीधा इमरान खान पे डाल दी है। वो रिएक्शन तो बहुत आएगा पीटीआई की तरफ से, तो लेकिन मेरे ख्याल में शायद पार्टी रुकनीत से निकालने के बाद शायद अभी ना हो। लेकिन देखा ना, एक ऑफिशियल भी जवाब दिया गया है, दिया गया है, उनकी तमाम बातों का जवाब भी दिया गया है। और पीटीआई में वर्कर जो है डिवाइड है, उसमें कुछ लोग हैं जो भी नंबर के लिए 100 रखने का लगी अच्छे बंदे बुरे नहीं है और उन्होंने चलो बातें की, इनको बर्दाश्त करना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मामले में इसको। आमिर साहब, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, एक तरफ तो आपको याद है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का पड़ाव था पंजाब में और फिर अचानक वो यहाँ से चले गए, लेकिन हमने बीच में जो खबरें हमें सामने आ रही थी वो थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में जो दरार थी। क्या आपको लगता है कि ये सारा मामला जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान की वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, और फिर जब इनको जैसे खबरें आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब हो रही है और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान का सामने आना, तो क्या अब इनको ख़तरा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सपने ख्वाब सजाए थे अपने अपनी नई आने वाली नस्लों को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाना, तो अब ये ख़तरा ज़्यादा हो रहा है सर इनके लिए? देखिए बात है, असल में सी बात है, ये मफाद की है और पॉलिटिक्स है, अपने मफादात का खेल है। और फिर पार्टी कोशिश कर रही थी अपनी सीटें बढ़ाने की, अभी कारीगर है। और पंजाब में खासतौर पर पंजाब को भी अपना हदफ बनाया और केपी को भी, तो पीएमएन भी जो अभी तक एक्टिव हुई और फॉलो हुई ब्लॉग भी किया था मुताबिक एपी में बहुत एक्टिव इलेक्शनों में हमने देखा कि में हजारा में सिर्फ मंत्रा, एबटाबाद, हरीपुर के हजारा जो है नहीं लड़के ये स्ट्रांग होल्ड है। इसको वो स्थान में और जो पुराना मुस्लिम लीग वोट बैंक दरक के असल में सब करते थे मुस्लिम लीग के, और वहाँ गंगू में भी, अभी में भी, काफी सारी जगहों में ना, सवात में और शाकला में, तो वैसे भी अमीर मुकाम तो केपी भी वो सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में भी कर रहे हैं। और आपने देखा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी तो खैर ठुस हो गई, बिल्कुल को रोकने की कोशिश की गई है, पहले भी कोशिश की है, वो खुद होल्ड करने की कोशिश की है। हालांकि राजा ने उनको अच्छी पब्लिसिटी ऑफर की है फैसलाबाद में टिकटों की, और तो वो ये बात तो है, कंफ्लिक्ट तो है इनका। एक इमरान खान की दुश्मनी में और मुखालफत में छवि है और उसको तो चाहते हैं सब मिलकर इमरान खान से जान छुड़ी जाए। लेकिन जब अपने अपने इकरार किए है तो एक हिस्सा कितना हो इसमें हाथी की ख्वाहिशात है कि मेजर हिस्सा लिया जाए। तो ये बड़ी पार्टी है, पंजाब बड़ी पार्टी है, केपी में भी, और वो नहीं है तो शिक्के जरदारी साहब ने
बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए नवाज शरीफ साहब। अच्छा आमिर साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब बाहर देखने में जो कन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, कि बजट पर बहुत बहस की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान ये आया था कि बजट पे आपको तमाम पीडीएम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। ऐसे इकबाल साहब इसमें कहते हैं कि नहीं भाई, हमने ऑन बोर्ड लिया था, हमने मशावरत की थी, लेकिन अभी जो कन्फ्लिक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहा है। बाज़ पीडीएम किसी ऐसे पॉइंट पे एक हो जाती है, और अगर बजट की बात की जाए, अपने मुफाद की बात की जाए, तो फिर हमें देखते हैं कि हमें वाज़ेह नजर आता है कि कन्फ्लिक्ट है जो बज़ाहिर हाइड करने की कोशिश की जा रही है बहुत अरसे से। ये दोनों चीजें हैं, एक तो ये भी होता है, लेकिन ये मतलब अभी 10 सालों की पॉलिटिक्स है ना, ये मलैन पीपल्स पार्टी खास टाइम में इकट्ठे मिलकर चलती है और बड़े खुश होते हैं, बाहर डाल के और होते हैं। जब इलेक्शन का बात है तो कन्फ्लिक्ट नजर भी आता है और उसको शो भी किया जाता है, यानी दोनों चीजें होती हैं। बाद जेन्युइन भी कोशिश की जाती है कि अपना वोट बैंक अपना इनको तो अपने वोट बैंक को, वोटर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए भी अलग से कोशिश की जाती है। ये दोनों तरह की पॉलिटिक्स हैं जी। पार्टी और अभी देखिए जब इलेक्शन हो जाएगा तो ये आमिर साहब, जो आप इलेक्शन की बात करते हैं, अगर हम देखें इस वक्त एक गुस्सा जो है, क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, और जहां जहां भी हम जाते हैं तो वहाँ लोग आज भी कहते हैं कि खान साहब जिसको खड़ा करेंगे वोट उसको मिलेगा। लेकिन अब ये मामला अगर हम देखें, नून लीग की जानब से जो बयानात आ रहे हैं और जिस किस्म से एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पाबंदियां लगती हैं तहरीक इंसाफ पे तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो एक तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया हुआ है, इसका फायदा होगा सर उनको? तो मेरा ख्याल है जो पीटीआई के वोटर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, नून लीग की तरफ नहीं जाएगा। तो वो पाबंदियों के बावजूद किसी जगह पे ऐसे कैंडिडेट को जिसके बारे में पार्टी का इशारा होगा कि ये हमारा उम्मीदवार है, उसको एन पाक वोट जैसे होते हैं ना वो वैसे डाल देंगे। फिर बहुत से लोग सारे लोग घर बैठ गए, जैसे 97 में हुआ था, वो याद को 97 में भी पार्टी का वोटर निकला ही नहीं था, इसलिए इलेक्शन बहुत थे तो बहुत लोग ये पार्टी, क्योंकि जो वोटर है बुनियादी तौर पे वो ये मलैन पीपल्स पार्टी दोनों से मुतनफर हो गए, नारा हो गया है, उसके वापस देने की बना बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, इलेक्टेबल लोग कैंडिडेट्स हैं उनका की बात जिस पार्टी का टिकट पार्टी में भी ऐसा कुछ ही नहीं। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आप शो के लिए ज्वाइन किया। और जो बात आप कर रहे हैं, अगर हरमीत हम बात करें ओवरऑल, तो अवामी मैंडेट जो भी है, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए है, या नून लीग के है, या पीटीआई के लिए, अवामी मैंडेट को सामने लाने के लिए इलेक्शंस के अलावा कोई वाहिद वे आउट है नहीं कि अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो ही अवामी मैंडेट देखें ना सुहा के इलेक्शन ना होने की वजह से बहुत बड़े आप अगर हम देखें इंडस्ट्री की बात की है, खासकर आपको याद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री 11 मंथ में बंद हो चुकी है तकरीबन, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से मुंह करती जा रही है और जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान की तरफ आ नहीं रहे हैं। ये और फिर IMF की मैं बात करूं या दोस्त ममालिक की जो हम बात करते हैं, वो उनकी भी बहुत सारी शराइत हैं। जब आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, आपके मुल्क में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है लोग जो है ना इन्वेस्ट करने को तैयार है ना कर्जा देने को तैयार हैं। और डायरेक्टली हम इसी को कनेक्ट करते हैं कि माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस हमारी सियासत में कुछ बेहतरी नजर आएगी। तो हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोहा, हम हमेशा बात करते हैं फिटनेस के हवाले से और ख़ासकर मेरी तो जो रूटीन है आपको पता है कि सुबह के वक्त जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन लाहौर आने के बाद ना बहुत सारे ऐसे मसाइल, बहुत सारे ऐसी मसरूफियात की बिना पर वो जो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखना ज़रूरी है। और फिर हम बात करते हैं खासकर योगा के हवाले से। इस वक्त अगर हम देखें पूरी दुनिया में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग हम देखते हैं कि योगा करते हुए हमें बड़े हेल्दी और बड़े मज़े के, और फिर अगर हम उनको देखें उनके फिटनेस के हवाले से अगर हम देखें तो यही वजह है कि
थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो जब आप योगा की तरफ जाते हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज या कोई ऐसे जो है वहाँ पे जाके योगा एक्सपर्ट से सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे मसाइल बड़े आराम से चटपट से वो हल भी हो जाते और हैं। अमित, अगर हम योगा की स्पेसिफिकली बात करें, जैसे आप कह रहे थे, भी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि जब से लाहौर आया हो ना, वो एक्सरसाइज नहीं की, वो जिम नहीं की, तो वो एक एडिक्शन फील होती है। Exactly. जो लोग जिम करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, इट्स जस्ट लाइक एडिक्शन कि आपको जो करके सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपको किए बगैर नहीं हो सकती, तो आप उसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जो करते ही नहीं है भाई, उनका क्या करना है? उनके लिए हमने रखा है ये सेगमेंट, ताकि हम आपको कन्विंस कर सके कि योगा जो है वो सिर्फ एक फिजिकल आपकी एक्सरसाइज नहीं है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इस टॉपिक को आज के दिन रखने का मकसद ये है कि आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। तो अब योगा के लिए जहाँ पर पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर ये ट्रेंड भी है और लोग कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को इस तरह से कन्विंस करने की कि एक्सरसाइज भी है, फिजिकल भी, मेंटल भी और फिर इमोशनल भी। और आजकल जो हमें इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जस्ट हमें इतना गुस्सा आता है तो हमें क्या कहते हैं, जब गुस्सा आता है तो कहते हैं टेक अ डीप ब्रीथ, हाँ, ऐसे गहरा सांस ले। और ये वो पहली चीज़ है जो कि योगा आपको सिखाती है सबसे पहली। तो इस हवाले से और योगा की तमाम चीज़ों के हवाले से कि सुबह उठ के घर पर आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं जाना कहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ घर में बैठना है, अपने बेड पे बैठना है और आप उस बेड पे बैठ कर क्या कर सकते हैं योगा में, इस पर हम बात करते हैं। अरफानीस हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट है और स्टूडियोज में आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरफा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और जो योगा करने वाले लोग हैं वो मेरे ख्याल से इस दिन को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और आप यार सेलिब्रेशन का दिन है बिकॉज़ Exactly. आज आपका दिन है। हाँ, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग आपका काम यही, और आप दिन में 2-3 क्लासेस भी देती हैं। अगर हम योगा की बात करें, जैसे मैंने कहा कि तीनों चीज़ों को एड्रेस करती है, साइकोलॉजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी। बिल्कुल। योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए, आप हेल्दी हो या नहीं हो? योगा उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए सोना ज़रूरी है, जितना आपके लिए खाना पीना ज़रूरी है, जितना सांस लेना ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ द ओनली टूल। जो सांस है उसके बगैर आपके जिस्म और आपके जहन का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, यानी कि यू आर डेड। तो इस वजह से योगा बेसिकली सांस के ज़रिए आपके जिस्म, आपके जहन को मिला के आपको एक यूनाइट करके एक यूनियन बनाता है आपकी, ताकि आप ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, उनमें से अच्छे तरीके से गुजारा कर सकें विदाउट एनी फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स। तो ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना पीना ज़रूरी है, जितना सोना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया अरफा कि ये ज़रूरी है। अब हमने ना ज़रा लोग, हमारे जो ख़ासतौर पे जो लाइफस्टाइल है और जो हमें स्क्रीन के उस तरफ लोग देख रहे हैं, ये मानते नहीं है जल्दी, इनको मनाना पड़ता है। अब अगर इनको मनाना है तो हमने इनको ये नहीं कहना कि भाई ये किट बना ले, शूज़ पहने, जिम सूट पहने, पूरी किट के साथ आप जिम जाएं और पैसे भी दें और फिर आप जिम भी करें। नहीं, यू आर एट योर होम, एट योर प्लेस, आप अपने घर पे हो, अपने रूम में हो, सो के उठे हो, व्हाट टू डू इन योगा जिससे आप स्टार्ट कर सको अपनी लाइफस्टाइल। मनाने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप उसको जायका चखाएं कि वो है कैसा। टेस्ट इट। एग्जैक्टली, विदाउट टेस्टिंग यू कैन नॉट मेक इट। आप ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप करें, बातों से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली करने के लिए हर कोई अभी अगर स्क्रीन के उस पार सिर्फ 1 मिनट अपने आप को दे दे तो उसे पता चल जाएगा कि इसका जायका कैसा है। सिर्फ 1 मिनट। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो हम अगर अभी हम बात जो कर रहे थे सुहा जिम के हवाले से, हम देखते हैं कि 4 और 5 दिन जब आप जाते हैं तो आपकी सोच होती है कि भाई नहीं करना है, आगे नहीं कंटिन्यू, लेकिन फिर हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते बाद फिर आप कहते हैं कि भाई आप यूज्ड टू हो गए और मजा आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह आपने 1 मिनट की बात की, तो क्या 1 मिनट यहाँ से फायदा उठा लें फिर? बिल्कुल उठा लें। एक्चुअली जो हम आपको फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सब भी हमें फॉलो करें। 1 मिनट से कुछ नहीं जाएगा, बट यू हैव टू टेस्ट इट। 1 मिनट इज टू मच। आई बिलीव कि 30 सेकंड इज मोर देन एनफ। 30 सेकंड की मेडिटेशन भी आपको। हम आज मॉर्निंग शो में, बल्कि अभी जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हाँ, वो भी उन्होंने आपने फोन सामने रख के अब आपने अरफा को देखना है कि अरफा 30 सेकंड में और 1 मिनट में आपको क्या टेस्ट करा। बस ये कि हमें ये लोग बता दें 1 मिनट कब खत्म हो रहा है। अच्छा, वरना हम ज्यादा लंबा भी कर सकते हैं ना। जस्ट लेट देम नो। चलिए स्टॉप वॉच लगा लेते हैं। आप लगाएं स्टॉप वॉच। लेट इट गो। आई हैव एन आइडिया, हम कर लेंगे। यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आईज। सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लें और अपने आप को बिल्कुल आंखें बंद कर लें। ऑन स्क्रीन आंखें बंद करें। अच्छा, अपने आप को बिल्कुल लूज छोड़ दें एंड वॉच योर बॉडी। अपनी बॉडी को वॉच करें, अपनी लेग्स को फील करें विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। ऐसे नहीं सोचना मोटी हैं, पतली हैं, जस्ट फील करें बॉडी में क्या चल रहा है, आपकी लेग्स में क्या चल रहा है। रिलैक्स योर हिप्स, अपनी बैक को रिलैक्स करें, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, रिलैक्स योर आर्म्स, अपने गर्दन जो आपके सर्वाइकल के मसल्स हैं फील करें वो रिलैक्स हो रहे हैं। अपने होंठों को लूज छोड़ दें, आंखों को लूज छोड़ें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें। इस वक्त आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं
यू आर वॉचिंग योर बॉडी, आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मेरे ऊपर भी ध्यान दो, मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं। अब आप वॉच योर माइंड, अपना सारा फोकस अपने माइंड पे ले जाएं एंड वॉच योर थॉट्स। इस वक्त आपके दिमाग में क्या सोचें चल रही हैं, दिमाग खुश है, नाराज़ है, वो इरिटेटेड है, वो एग्रेसिव है, इस वक्त क्या चल रहा है, उसको सिर्फ वॉच करना है आपने। अब अपना सारा फोकस अपने दिल पे ले जाएं अच्छा, एंड वॉच योर हार्ट, फील योर हार्ट बीट। दिल आपका ब्रोकन है इस वक्त, वो खुश है, रिलैक्स है, यू जस्ट नीड टू वॉच योर फीलिंग्स, उसको विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। नाउ यू आर कनेक्टिंग विद योर इमोशंस। इस वक्त आपकी पूरी बॉडी का, आपका सारा फोकस जो है वो आपकी अपनी ज़ात पे है एंड पहली दफ़ा आपको फील हो रहा है कि यार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी इमोशंस हैं, आई हैव बॉडी, जिसको मैंने हमेशा उसका ख्याल नहीं रखा, इग्नोरेंस का शिकार है। I just want to describe something. You मैं know तो what? आंखें बंद कर ली थी और पूरा सब कुछ फील किया भाई। मैं अभी एक पार्ट रह गया। Feel हुआ हुआ है, feel हुआ। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे फील हुआ है, जो हाँ। मैं बताना चाहती हूँ। हमें कोई मसला होता है ना, हम उसे मुसलसल अरफा इग्नोर करते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारा ही है। मेंटल मसला चल रहा, हम कहते हैं यार जिंदगी है, चलने दो, कोई बात नहीं, ऐसी चलती है। बिल्कुल। मेंटल मसला ओके, हमारे फिजिकल इलनेस होती है तो हम कहते हैं चलो ठीक है, एड्रेस कर लेंगे, दवाई ले लेंगे, कर लेंगे। बिल्कुल। अब मैंने जो फोकस करने की कोशिश की है, ऑल दो आप सिर्फ इट्स ऑल अबाउट गेम जो यहाँ से Mind चलती है, power, it's mind exactly, game, ना, it's बिल्कुल। will। विलनेस से ही आपने आज, अगर आप विल हो जाती है ना कि मैंने आज के बाद ये एक प्रैक्टिस 30 या 30 सेकंड की या 1 मिनट की लाजमी करनी है, हाँ। कि आप फील करते हैं कि यस आपकी बॉडी में ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। लिटरली योगा इज समथिंग, आई फील द बिल्कुल। मैजिक, आई पर्सनली फील द मैजिक। अच्छा, व्हाट एल्स, अगर हम अरफा इस चीज को एड्रेस करें कि 30 सेकंड्स और 1 मिनट की तो हमने कर ली, लेट्स टॉक अबाउट। और लेकिन एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, एक तरफ तो हम देखें गर्मियां हैं और सुस्ती बढ़ रही है कि जैसे जैसे गर्मियां आती है, जून या जुलाई का महीना, तो बॉडी में सुस्ती बढ़ जाती है और नींद आती है जैसे हमें आ रही है। सो उसकी वजह ये है कि वजह आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कोशिश ये होती है कि जो लोग जॉब करते हैं मुख्तलिफ दफातर में और फिर वो एक्टिव उसी तरह नहीं होते हैं, तो क्या करना चाहिए आजकल के दिनों में कि वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए? अच्छा, सर्दी और गर्मी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ बाहर वेदर में नहीं है, वो हमारे अपने अंदर भी है। अब उसमें ऐसा है कि हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है उससे हम जो हीट सांस लेते हैं वो गर्म सांस होता है। अच्छा। और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे हम ठंडा सांस लेते हैं। ये हमें नहीं मालूम। अकॉर्डिंग टू योगा ये कहा जाता है कि आपके राइट नोस्ट्रिल पर सन और लेफ्ट पर मून होता है। तो आमतौर पर ये योगिक प्रैक्टिस है कि जो लोग सहरा में सफ़र करते थे वो अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया करते थे, ताकि वो जो इनहेल करें वो ठंडे वाला सांस इनहेल करें। ये बिल्कुल एक बॉडी एक सर्किट है जिसमें एक हॉट एंड कोल्ड सर्किट चल रहा है पूरी बॉडी में, जो कंप्लीट करने से इंसान जिंदा है। तो आपने क्या करना है, स्पेशली अगर आपको गर्मियों का फ्लू होता है, आपको जो भी गर्मी के मसले मसाइल होते हैं, ये वाली नोस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ लेफ्ट वाले से इनहेल और एक्सेल करें। आप चाहें तो मुंह से भी एक्सेल कर सकते हैं थोड़ी, इवन कि स्पेशली इफ यू आर हैविंग फ्लू और एनीथिंग, लू लग जाती है जैसे ऐसा कोई मसला हो रहा है, तो यू विल फील वेरी गुड। इसके अलावा एक कूलिंग ब्रीदिंग भी उसे कहा जाता है, उसको ट्राई कर लेते हैं। यस उसको तो कहा जाता है कि पूरी योगा ऑन सेट करा देती है और ऑन सेट हम दोनों ने आपको। अच्छा, वैसे ट्राई करें, वैसे हार ही है वो, ठंडी ठंडी सांस। अच्छा, गर्म भी लेके देखे ना। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है कि सिंपली अपने दांतों को ऐसे जोड़ के अपनी जुबान को ऊपर तालू के साथ लगा लेना और इनहेल करना। ये तो आपको बहुत ठंडी सांस आएगी, थोड़ी देर में आपको लगेगा जैसे अंदर एक ठंडक उतर रही है। आर यू फीलिंग दैट? दांतों से अंदर खींचे, उसको करके आपने ऐसे इनहेल करना है और फिर मुंह बंद करके फील करना जैसे आपने वो निगल लिया सांस। क्लोज योर माउथ एंड उसको ऐसे निगलना। ये आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके पूरी चेस्ट में और आपके लंग्स में ठंडक जा रही है। डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ। अगर आप नॉर्मल सांस लेना तो आप इसको भी फील करें, नॉर्मल सांस ले, इसको फील करें तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी है इस तरह की, आपको गर्म फील होती है। बट व्हेन यू आर डूइंग दिस कि आप दांतों को सीधा रख के, और अगर आप ये सांस लेंगे तो वो कंपैरेटिवली उस सांस से जो कि आप नॉर्मल ले रहे हैं उससे थोड़ी ठंडी है। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी नहीं ज्यादा ठंडी है, उससे प्रॉपर्ली करेंगे तो ये ठीक ठाक ठंडी है। अगर आप तो ये एक दो है ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कि गर्मियों में खास तौर पे बहुत अच्छी समझी जाती हैं। अच्छा, चलिए ये बात भी होगी। अभी देखिए, अगर हमने शुरू कर ही लिया है तो फिर योगा कराई देते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा मकसद भी ये है कि सिर्फ हम बातें ना करें कि योगा ये होता है, योगा वो होता है। योगा करते कैसे हैं, योगा करनी कैसे चाहिए? अगर आप बिल्कुल स्टार्ट है, फ्रेशर हैं आप, तो आपने किस तरह से घर पे करना है। अच्छा, तो डीप ब्रीथिंग वाला सीन हो गया। अब अगर आप उठे हैं,
और उठते साथ आजकल क्या मसला होता है, ना सिर्फ 70 और 50s और 30s में, बल्कि अब छोटे छोटे बच्चे जो है वो उठते हैं तो उनकी हड्डियां एकीज हो रही होती है ना, ज़्यादातर एक प्रैक्टिस देखने में मिलती है। और तो आपको हड्डियों का कोई मसला ना भी हो, मोरों का कोई मसला ना भी हो, थकान फील होती है। उठते साथ बेड पे आपको क्या करना चाहिए टू टेक योर सेल्फ कि आप तैयार कर रहे हो अपने आप को फॉर द होल डे, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? सबसे पहले ना मैं एक मैसेज देना चाहूँगी इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज से बताऊँ कि इंटरनेशनल योगा डे है, तो मेरा सबके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ बी कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। योगा के ट्रैक पे आना है तो आज से फैसला करें कि यू नीड टू लव योर सेल्फ। वो तमाम अटेंशन और केयर जो आपने हमेशा दूसरों को दिया वो खुद से दें। जब आप बेहतर होंगे तो सब बेहतर हो जाएगा, माशरा बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे में व्हेन यू आज से एक डिसाइड कर लें अपनी ज़ात के लिए कि आपने क्या बेहतरी लानी है, उसके बाद आप योगा मैट पे आ जाए, योगा मैट नहीं है जान मास पे आ जाए, बेड पे बैठ जाएं। वो जो पहले मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है कि अपनी बॉडी को वॉच करना है, फीलिंग्स को वॉच करना है, उसके बाद आपने थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है और सिंपल स्ट्रेचेस। आमतौर पे हम जो 5-6 घंटे सोते हैं उससे आपकी बॉडी एक जगह पे एक ही पोजीशन में पड़ी रही है ना, वो इनएक्टिव रह गई है, जिसकी वजह से उसमें बॉडी एक्स आते हैं या डिफरेंट मसाइल आते हैं। तो वी जस्ट नीड टू स्ट्रेच। स्ट्रेच इज अ ट्रू हीलिंग। आप देखें जो मुर्दा है वो उसका जिस्म अकड़ा होता है, जिसका मतलब है कि ही इज डाइड। तो ये जो स्ट्रेचिंग है ना, इट मीन्स कि आप जिंदा हैं, यू नीड टू फ्लेक्स योर बॉडी। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है और स्ट्रेचिंग ही जिंदगी की अमानत है। तो आपने क्या करना है, अपने स्पाइनल कॉर्ड को 4 डायरेक्शंस में सिंपली स्ट्रेच करना है। लेटे लेटे आप, वैसे लेटे हुए भी हो सकती है, मजे की बात यह है दोनों लेग्स को अपने पास लाके उनको हक करें, उनको टाइटली स्क्वीज करें, उससे आपकी पूरी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली बैठ जाए कनेक्टेड विद योर सेल्फ। अपने दिन का आगाज अच्छे पॉजिटिव माइंड सेट से करें, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद सिंपल स्ट्रेचेस करने हैं। उसमें क्या है कि आप क्रॉस लेग में बैठे हुए हैं तो अपने आप को आगे ले जाएं, अपनी पूरी कमर को आगे की तो स्ट्रेच करें। फील द स्ट्रेच। इसमें आपने स्ट्रेच को पूरी कमर में फील करना है कि आपके पूरे मोहरे स्ट्रेच हो रहे हैं। बैक बेंड, इवन के यू कैन डू इट ऑन चेयर, सिंपली बैक बेंड में ऐसे पूरी आपकी कमर अब बैक बेंड में स्ट्रेच हो रही है। साइडवाइज हो जाए ऐसे, आप करें। हाँ, मैं कर ऐसे हो जाए, साथ में या आपकी साइडवाइज हो गई, सिंपली पीछे की तरफ ट्विस्ट करना। लाइक वेरी फनी ऑन स्क्रीन। लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले कि आराम से चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, समटाइम्स फनी चीजें दूसरों की बेहतरी के लिए करनी पड़ जाती है, एंड इट्स ओके। ये आपकी 4 डायरेक्शन होगी, इससे ऑटोमेटिकली जो एनर्जी फ्लो रुका हुआ था स्पाइनल कॉर्ड में वो भी ठीक हो जाएगा, आपके मोरों की रीअलाइनमेंट हो जाएगी। उसके बाद यू आर रेडी टू गो। मतलब सेट पे तो इतना ही बताया जा सकता है, वैसे तो योगा में देयर आर टू मेनी थिंग्स जो हम कर सकते हैं। आप अरफा बेड पे कर सकते हैं, बिल्कुल हैंडी, और आपने बेड पे, या आप अपने डेस्क पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑफिस की बात करें, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने बेड पे कर लिया, ऑफिस में बाजुकात वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिसेज हो, ऐसा होता है कि आप बाजुकात 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे भी ऑफिस में देने पड़ते हैं। इफ यू आर सिटिंग इन ऑफिस और ऑफिस चेयर पे आप हो, बॉडी बहुत थक जाए, तो इंस्टेंट एक रिफ्रेश करने के लिए व्हाट यू कैन डू एट ऑफिस? सबसे पहले तो यही स्ट्रेचेस करें। रिफ्रेश करने के लिए असली चीज़ ये है कि आपकी बॉडी इस वक्त डिमांड कर रही है कि मेरे पे अटेंशन दो, तो आपने उस पर थोड़ी सी अटेंशन भी दे दी, वो खुश हो जाएगी वो। अच्छा, अब उसके बाद आपने अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए थोड़े से स्ट्रेचेस करें और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप दोबारा से अपना काम करें। हाँ, नेक स्ट्रेचेस ज़रूर कर लें। नेक अक्सर ये होता है कि आपने जो इस तरह कंप्यूटर या किस पे काम कर रहे हैं उसमें नेक थक जाती है, तो जो हमने कमर के 4 पोजेस किए हैं वही नेक के भी हैं। ऐसे फॉरवर्ड बेंड, ये आपका बैक बेंड हो गया, ये साइड वाइज, ये करें, ट्विस्ट करें, फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, साइड स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, ये 4 डायरेक्शंस याद रखें। तो नेक को स्ट्रेच करने से जो शोल्डर्स में यहाँ पर प्रेशर आया हुआ है वो रिलीज हो जाएगा एंड यू विल फील गुड। वैसे अगर टाइम है तो सवाल कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे एक और चीज़, जो हम खासकर रात की बात करें, रात को जो नींद ना आना, बहुत से लोग बेचैन होते हैं कि भैया नींद आ जाए, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या योगा में कोई टिप्स हैं कि भैया करके आप रिलैक्स होकर सो जाएं? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करना, आपने इसको जैसे हमने अभी यहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन किया ना, बिल्कुल जी, नींद के लिए आपने इसको थोड़ा सा डिटेल्ड करना है। यू नीड टू फील 1 by 1 अपनी बिग टो रिलैक्स हो रही है, स्मॉल टो, यू आर रिलैक्सिंग योर सोल, योर हील, इस तरह 1 by 1 एक एक पार्ट करते हुए ऊपर आ जाए। अपने इंटरनल ऑर्गन्स को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। समहाउ सर पे पहुंचने से पहले पहले आप सो गए होंगे। साथ डीप ब्रीदिंग करें और फील करें कि वाइट लाइट एनर्जी, अल्लाह ताला का नूर की बारिश हो रही है आपके ऊपर। वो आपको अंदर बाहर से ना सिर्फ हील करेगा, ट्रूली हील। दिस इज नॉट एक वो नहीं है कि हम एक उसको एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो इंटरनली एक्सटर्नली आपको टोटली हील भी कर देगा एंड यू विल
भी Able सो जाएंगे to- बहुत जल्दी। हाँ, कि आप स्लीप बिल्कुल। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर योगा? एनी टाइम जो आपके पास अवेलेबल है। जो भी That's time the मिलता है। point. अच्छा, नॉर्मली ये मिसकंसेप्शन या मिथ भी है कि नहीं भी मॉर्निंग में करें। किसी शाम टाइम को भी करें। करें, सिर्फ ये कि खाने का ख्याल रखना जरूरी है, खाने के 2-2.5 घंटे तक ना करें। एम्प्टी स्टमक इज बेटर। वो तो कहा जाता है कि वॉक भी ना करें, खाना भी ना, मतलब आप कुछ वो एक्स्ट्रा ना बिल्कुल, करें। अदरवाइज एनी टाइम, क्योंकि वो Anytime। टाइम जो आप अपने लिए निकाल रहे हैं वो बेस्ट है। हाय अल्लाह, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। और ये बातें करने के बाद इस चीज को आप रियलाइज कर लें कि आपने एक काम करना है, वो किस टाइम करना है, कितना करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन शर्त ये कि यू हैव टू स्टार्ट, तो बिल्कुल। इनिशिएट करना पड़ेगा, और ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन एक दफा कर लेंगे ना तो फिर चीजें आसान हो जाएगी, जिंदगी भी और आपकी सेहत भी। अरफा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग You're हियर। welcome। हमने क्विक सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि अगर हम देखें किसी को भी मुश्किल में, वो गरीब गुरबा हो, यतीम हो, तो हमें पता होता है कि इसकी मदद करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है, अकीदा है और कामिल ईमान है। लेकिन अल्लाह पाक वसीला बनाता है हम इंसानों को, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुंतखब कर लिए जाते हैं। अल्लाह पाक उन्हें चुन लेता है इस काम के लिए कि आपने मेरी मखलूक की खिदमत करनी है, मेरी मखलूक की मदद करनी है। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन कुछ ऐसे मुंतखब लोग जो काम कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो। और यतीम की अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि यतीम के सर पर अगर आप हाथ रख रहे हैं तो एक बच्चा जो यतीम है उसके सर पर आप हाथ रखेंगे, वो रिस्क के एतबार से हो, तालीम के एतबार से हो, अच्छे मुस्तकबिल के एतबार से हो। तो ऐसे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जो एक नहीं कई यतीम बच्चों के मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। अलमारा फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने 1995 से काम शुरू किया, और काम शुरू की उस वक्त इस तरह से किया कि सिर्फ ड्राइव की, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की। लेकिन आगे से फिर अगर बात करें बुनियाद रखने की, तो आगे से उनके बच्चों ने ही इसको परसू किया और एक अच्छे लेवल पे लेके गए, ना सिर्फ खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की हद तक, बल्कि आगे जाके बच्चों की पढ़ाई, इनका रहन सहन, उनका उठना ओढ़ना बिछोना, हर चीज़ की जिम्मेदारी अलमारा फाउंडेशन से थी। और अलमारा फाउंडेशन से मिस सूफिया वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरपर्सन है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस सूफिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वी हैड आवर शो बिफोर, लाइक हमने इससे पहले भी शो किया हुआ है, और हमने बहुत कोशिश की थी हम इस चीज़ को एड्रेस कर सके कि आप जब कुछ सोचते हैं और फिर कुछ करते हैं तो उसमें बस थोड़ा सा ही फासला और थोड़ा सा ही टाइम लगता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा मिस सूफिया, अगर हम बात करें आपके वालिद साहब की, जिन्होंने ये फीड द हंग्री ड्राइव शुरू की और उसके बाद फिर आपने उसको परसू किया, लेकिन वो कौन सा ऐसा पॉइंट था? आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम दीज पीपल कि ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में आता है, यू केम टू रियलाइज कि आई नीड टू स्टार्ट दिस, तो किस तरह से आपने इसको शुरू किया? देखिए, जब से मैंने होश संभाला था ना, मैंने अपने घर से यही भलाई के काम होते हुए देखे थे। बचपन की जो पहली यादें होती हैं उनमें से मेरी एक जो पहली याद है वो यही है कि जब मैं रोज़ रात को सो रही होती थी गहरी नींद, तो हमारे घर में लंगर पकने की आवाज़ें आती थी मेन किचन से, जो कि मेरे वालिद साहब खुद तहज्जुद के बाद उठ के कुक के साथ मिलके अपने हाथ से 250-300-400 लोगों का लंगर तैयार करते थे। और फिर चुबुर्जी में और रेलवे स्टेशन के बाहर, बादशाही मस्जिद के बाहर, जहाँ पे भी मज़दूर, बेघर लोग, ज़रूरतमंद लोग सड़कों पे फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, वो खुद जाके उन्हें अपने हाथ से नाश्ता करवा के आते थे। इसके अलावा हमेशा मैंने यही देखा कि जो भी आ जाया करता था वो खाली हाथ नहीं जाता था हमारे घर से, कभी मायूस नहीं जाता था, हमेशा उसकी हेल्प की जाती थी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको देखते हुए मैं बड़ी हुई। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती गई। और तरबियत वही होती है जो वालिदैन को बच्चे करते हुए देखते हैं, ना कि ये हम अपने बच्चों से कहें कि ये करना है, तुमने ऐसा बनना है, वो तरबियत नहीं होती। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। फिर बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई 2009 में, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं उनकी लेगेसी को आगे लेके चलूँ। और इसके अलावा मेरा अपना पैशन भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज़ अगर इस सोसाइटी में एक अकेली औरत कुछ भी करना चाहे ना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मुश्किलात बहुत होती हैं। तो मैं जहाँ कहीं थोड़ा सा थक जाती थी, थोड़ा सा मुझे लगता था मुश्किल आ गई है, तो हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालिद साहब से, यानी पेरेंट्स से जो चीज़ जब उनको आप देखते हैं प्रैक्टिकली, और फिर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, और वही चीज़ आप में आ भी जाती है। लेकिन आपसे जिस तरह आपके वालिद साहब ने जो शुरुआत की, बड़े ज़बरदस्त किस्म की शुरुआत थी, अब फाउंडेशन की तरफ आते हैं, तो फिर ये ख्याल कैसे है, और इसकी जब आपने बुनियाद रखी तो क्या देखकर रखी थी कि हाँ अगर ये काम मैं करूं तो ये हो सकता है?
जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि वो उनकी डेथ के बाद से भी मुसलसल हम उस चीज़ को कंटिन्यू किए बिल्कुल हुए हैं। जी। आज भी हमारे घर से रोज़ाना 700 लोगों के लिए लंगर जाता है। हम लोग उन चीज़ों को बढ़ा रहे थे, जैसे मंथली स्टाइपेंड 60 के करीब फैमिलीज़ हैं जिन्हें दिया जाता है। 70+ लोग ऐसे हैं जिन्हें माहाना राशन, सफ़ेद पोश लोगों को, जो लोग रोड पे आके खाना नहीं ले सकते, उनकी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखने के लिए उनके घर जाके खामोशी से दिया जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिसको हम बढ़ा तो रहे थे, लेकिन एक एहसास था कि ये काफ़ी नहीं है। ये तो वही चीज़ें हैं ना जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ इजाफा करें, हम खुद से क्या इसमें अपनी हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, हमेशा यही ख्याल आता था। तो मैं खुद भी क्योंकि एक माँ हूँ, मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, तो जब एक औरत माँ होती है ना तो वो बहुत सेंसिटिव होती है। फिर वो सड़क पे चलते हुए किसी भी बच्चे की तकलीफ देखती है ना, किसी बच्चे को मार पड़ते हुए देखती है, किसी उस्ताद से जो अच्छा, वैसे सोहा आप Workshops में अगर हो। फुटेज में अगर देखें, जो बच्चों को हम देख रहे हैं जिस तरह घुल मिल के, जिस तरह ऐसा उनको नहीं लग रहा कि कोई वो किसी ऐसी जगह में है जहाँ वो उनका घर नहीं है, बल्कि वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ आपने उनको प्रोवाइड की हैं जिस तरह आप फरमा रही हैं। और हम अगर बात करें बच्चों की तादाद की, तो शुरुआत कैसे हुई, बच्चों की कितनी तादाद थी और अब कितनी तादाद है, और इस सारी चीज़ों को कैसे आप देखती हैं, कितने लोग हैं स्कूलिंग के हवाले से, ये सारी चीज़ हम आपसे जानना चाहते जी हैं। बिल्कुल। लास्ट ईयर फाइनली अल्लाह ताला ने हमें इस्तात दी। ख्वाहिश तो बहुत अरसे से थी कि मैं छोटे बच्चों के लिए, ऐसे यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला ने कोई 14 महीने पहले मेरी ये दुआ सुनी। अच्छा। और हमने अपने घर के करीब कैवलरी ग्राउंड में वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कनाल का घर रेंट पे लिया। अच्छा। उसको मैंने ऑर्फनेज नहीं बनाया, बिकॉज ऑर्फनेजेस बहुत हैं हमारे मुल्क में, यतीम खाने बहुत हैं। बहुत है। ऐसे बच्चों को अपना घर चाहिए, क्या उन्हें वालिदैन का प्यार चाहिए, बहुत खूबसूरत उन्हें बात। बहन भाइयों का साथ चाहिए, उन्हें वो तमाम कॉन्फिडेंस, तमाम वो खुशियाँ चाहिए जो हमारे अपने बच्चे जिनके वालिदैन जिंदा हैं हम उनको दे रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने एक घर अपने पास लिया, अपने घर जैसा मिलता जुलता, उसको उसी तरीके से मैंने खूबसूरत सा डेकोरेट किया बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक, जैसा कि हम अपने घरों को करते हैं। हर रूम में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, हर कमरे में CCTV कैमराज हैं, जो कि हमारे अपने घरों में नहीं होते बट वहाँ ज़रूरी हैं, बिकॉज वहाँ मैं हर वक्त नहीं होती हूँ, तो स्टाफ पे नज़र रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। Exactly. आप घर जाएंगे तो आपको जो महसूस होगा कि मेरी अम्मा है, मेरे अब्बा हैं, बिल्कुल। घर में और हर उसका चीज़ है, नाम भी facility हमने है। सुहा अपना घर रखा है, क्या बात है, ताकि क्या बात बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बच्चे जब अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो ये ना कहें कि हम अलमारा फाउंडेशन से आए हैं, वो कहें हम अपने घर से आए हैं। अच्छा, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन अगर मिस्टर महबूब असलम की बात करें जो कि DIG पुलिस भी हैं और हाजिर सर्विस भी, तो उनका किस तरह से आप समझती हैं कि वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जाते हैं, बिकॉज बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज यू आर बिहेविंग लाइक अ मदर, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फादर है। बिल्कुल। और वो जो उनका रहन सहन है, जो हमने देखा भी फुटेज में, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। कपड़े, उनका खेलना कूदना, मतलब एक ऐसे बच्चों की तरह है जो कि हम आम घरों में देखते हैं। बिल्कुल। एडमिशंस पर्सपेक्टिव में आप क्या देखती हैं कि किस तरह से एडमिशन मिलता है? आप लोगों ने क्राइटेरिया क्या रखा है? बिकॉज यू गाइस आर रनिंग स्कूल एज वेल, तो वो स्कूल जो है उसमें किस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलती हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं महबूब के बारे में बताना चाहूँगी, वो इतना बच्चों से प्यार करते हैं और इतना अटैच हैं बच्चों के साथ कि हालांकि मैं माँ हूँ उन बच्चों की, 5 घर हैं हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और 100 बच्चे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, पहले 100 बच्चे। और क्योंकि वो सारे घर करीब करीब हैं, कैवलरी ग्राउंड में ही है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, मैं डेली उनको ज़रूर विज़िट करती हूँ हर घर को। महबूब हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपनी कमिटमेंट, ज़ाहिर है उनकी जॉब ऐसी है, बट उन बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा पापा का इंतज़ार होता है। और जब वो आ जाते हैं तो उस वक्त फिर मामा की वैल्यू ज़ीरो होती है, मामा साइड पे होते हैं और वो पापा की गोद में चढ़े होते हैं, इंतजार ज्यादा होता है। और जब मैं चली जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ, रोज़ मुझे एक ही क्वेश्चन, पापा ने कब आना है, पापा परसों आए थे, अब पापा ने कब आना है, लाइक उन्हें उनका ज़्यादा इंतज़ार होता है। इतनी ज्यादा मोहब्बत, इतनी ज्यादा शफकत मिली है, इससे अंदाजा आप और लगा महबूब चाहे यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो किसी तरह के भी कपड़ों में, वो बच्चे गोदों में चढ़ रहे होते हैं, उनके बैजेस से ला रहे होते हैं। फुटेज हम ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं ना, इसमें ऑब्वियसली जो DIG हैं वो अपनी वो पुलिस वर्दी जो होती है उसी में है, और आप भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस सारे सिनेरियो की, तो आप क्या समझती हैं कि अब देखिए माशाल्लाह आपके भी अपने 4 बच्चे हैं, अब चूंकि आपने इस लेगेसी को आगे आप लेके ड्राइव किया, तो आपके बच्चे इस हवाले से कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सोहा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। मेरी बड़ी दोनों बेटियां हैं, बड़ी वाली तो यूनिवर्सिटी गोइंग है और दूसरी वाली ने अभी शोएफात से हाई स्कूल कंप्लीट किया है।
तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। पहले भी वो ऑन एंड ऑफ मुझे थोड़ा बहुत बीच में सपोर्ट करती थी, मेरे साथ चली जाती थी, बच्चों से मिलना करना। बट जिस दिन से उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, लाइक महीना हो चुका है, उस बच्ची ने सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस में होना है और शाम को 8 से 9 बजे वो घर वापस आती है। तमाम घरों में मेरा इतना बर्डन शेयर कर लिया उसने और सारे का सारा जो है ना वो बच्चों के साथ जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे लग रहा था कि मुझसे शायद मैनेज अब नहीं हो पा रही है, एकदम से बच्चों की तादाद बढ़ी है, तो उसने मुझे इस तरह से साथ सहारा दिया है कि मुझे लग रहा है कि ये काम तो बहुत आसान बात है। आपने जो शुरुआत में की कि जो रिवायात होती हैं और जो वालिदैन को देख के वो उसी तरह बरकरार रहती हैं, आज हम वही देख रहे हैं। बड़ी बेटी जो है वो ऑफिस की मैनेजमेंट में हेल्प कर रही है, बिकॉज उसका जरा वहाँ का थोड़ा सा मैनेजमेंट पढ़ भी रही है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रही है। तो ये बच्चे जो हैं जब आपके साथ हों और इसी एज में अगर बच्चों में ये शऊर आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप पे बहुत मेहरबान है। अच्छा, अलमारा फाउंडेशन जो है, जो कि अब आप उन बच्चों को एक नई जिंदगी एक नए तरीके से दे रहे हो। हमने बहुत दारुल अमान देखी है, यतीम खाने देखे हैं, जहाँ पर एक ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक टिपिकल तरीके से तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, बिकॉज यू गाइज आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स जो कि मॉडर्न अंदाज में कर रहे हैं। तो कल एक इवेंट जो है वो हॉकी स्टेडियम में भी होने जा रहा है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इसके बारे में हम मजीद करेंगे सूफिया से, लेकिन एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू हो रही थी मिस सोफिया वड़ाइच से। जिस तरह सवाल हो रहे थे सवाल बहुत सारे हैं मन में, लेकिन जो सवाल है स्कूलिंग के हवाले से, उसका क्या क्राइटेरिया है, और ख़ासकर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अगर आपके साथ इस होम में नहीं भी हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार है? हमने रिसेंटली अपना एक स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया है, अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से। ठीक है। और उसका रीज़न ये था शुरू करने का कि लास्ट ईयर में मैंने बहुत से लोगों को सुना कि सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठवा रहे थे, या किसी का बच्चा अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे थे, बिकॉज ऑफ महंगाई एंड ऑल दैट जो हमारे साथ आजकल हो रहा है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि सफ़ेद पोश तबके के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने एक, हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, उन्होंने हमें एक पर्पस बिल्डिंग डोनेट की हमारी फाउंडेशन को। तो उसमें हमने एक खूबसूरत स्कूल बनाया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका करिकुलम, जिसकी फैकल्टी किसी भी लाहौर के बड़े स्कूल से जो 30-40 हज़ार के करीब चार्ज करता है उससे कम नहीं है, बल्कि थोड़ी बेहतर ही होगी। एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, एवरीथिंग, हर वो फैसिलिटी है वहाँ पे। और वो स्कूल जो है वो हमने उसकी नॉमिनल सी फ़ी रखी है, 4,000 रुपया उसकी फ़ी है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई आता है और कहता है ना कि मैं 4,000 नहीं अफोर्ड करता, आप मेरे बच्चे को 1,000 में पढ़ा दें, तो हम पढ़ा देते हैं। और उसकी खूबसूरती ये है कि किसी एक स्टूडेंट को या उसके वालिदैन को, इवन टीचर्स को ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा पे करके पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, ताकि उनके बिहेवियर में फ़र्क ना आए। अच्छा, लाइफस्टाइल और स्कूलिंग के तो आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में जैसे अपने बच्चों की परवरिश होती है वैसी आप करिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की और इस तरह के इवेंट्स की बात करें, जैसे कि हॉकी स्टेडियम में आप लोग कल इवेंट करने जा रहे हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और इसका मकसद क्या होता है इस तरह के इवेंट्स का? देखिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए ना बहुत ज़रूरी है आउटडोर एक्टिविटीज़, गेम्स, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे सिर्फ टैब और फ़ोन पे आके रह गए हैं, जो कि उनकी फ़िज़िकल जो है हेल्थ उसको बहुत ज़्यादा उसको वो डैमेज कर रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ना, क्योंकि इन बच्चों में बहुत एनर्जी है, उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाने के लिए हमने यही सोचा कि इन बच्चों को गेम्स में डालें। और ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी के साथ हमारा कल इंशाल्लाह ताला MOU साइन होने जा रहा है, बल्कि नीदरलैंड्स की जो है आपकी एम्बेसडर वो भी वहाँ हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पे उसके तहत हमारे तमाम बच्चे उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकी खेलने जाया करेंगे। और वो उनका क्लेम ये है ख्वाजा जुनैद साहब का कि इन बच्चों में इतना पोटेंशियल है, जबकि वो अब कुछ टाइम से इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे यकीन है कि ये बच्चों को लेके मैं एक नेशनल हॉकी टीम बनाऊंगा और जो दोबारा पाकिस्तान में हॉकी का नाम जो है वो रोशन करेगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे, जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, इसके बारे में आपने क्या सोच रखा है इन बच्चों का, क्योंकि ये अहम है। बिल्कुल, इन बच्चों की हमारे पास आने की उम्र तो है 2-2.5 साल से 5-6 साल के दरमियान तक ये बच्चे हमारे पास आते हैं, लेकिन जब तक ये बच्चे कुछ बन नहीं जाएंगे ना, तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है, जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं ना कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको आर्मी ऑफिसर बनाना है, तो हमने भी इन तमाम बच्चों से, मेरी साइकोलॉजिस्ट ने, मैंने, हम लोगों ने मिल के इन बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्हें डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया।
और जिस बच्चे ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया ना कि कोई सीएसपी बनना चाह रहा है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है, कोई जज Mind बनना चाह building रहा उनकी उस तरह से है, हो रही है। उनके यूनिफॉर्म पहनाए उसको और उसमें उनकी पिक्चर्स बना के उसी घर के मेन वॉल पे डाल ताकि दिया। क्या उनको पता बात लगे कि हमने इसके फोकस एग्जैक्टली पे और काम बच्चों करना है। को हर दिन सुबह उठ के जब वो अपने आप को उन पिक्चर्स में यूनिफॉर्म में देखते हैं उन्हें मोटिवेशन They work मिलती for है कि मैंने ये बनना ही बनना है, क्या मेरे बात सामने है। ये मेरा फ्यूचर है। और अगर वो ना भी बन सके तो एटलीस्ट उसके मुकाबले पे उसके बराबरी में कुछ ना कुछ डेफिनेटली ज़रूर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो। लेकिन लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा मिस सोफिया कि तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक तो वो लोग जो यतीम है, दूसरे वो लोग भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते और महंगाई शदीद हो गई है। क्या प्लान है इस हवाले से? ऑब्वियसली आपने इस नेटवर्क को काफ़ी एक्सपैंड कर लिया है, लेकिन जो भी देखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान डोनेशन में, चैरिटी में सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे आगे है, लेकिन लोग क्या चेक करते हैं? क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी, वरना दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू डोनेट। तो आप क्या इस हवाले से पैगाम देंगे कि बहुत लोग ऑलरेडी आपके साथ इस कारवां में शामिल हो रहे हैं और जो होना चाहते हैं व्हाट दे शुड डू? देखिए, जो हमारा एक 28 साल का सफ़र था वो तो हम लोग खुद एज फैमिली कर कर रहे लिया। थे, ठीक है, हम लोगों ने खुद से किया एज फैमिली। उसके बाद जब हमने पहला घर शुरू किया तो हमारी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया और हमें लगता था एक घर पे ही शायद हम कर पाएंगे, एक ही घर के साथ आगे चलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को हमारे साथ शामिल किया, एक खूबसूरत फैमिली बनती गई और अब बेइंतहा लोग हैं जो हमारे साथ इस फैमिली का हिस्सा हैं और हमें पता भी नहीं चलता, एक ज़रूरत पड़ती है ना, उससे पहले एक जो है ना अल्लाह ताला कोई फ़रिश्ता भेज देता है और हमारा मसला हल हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी अल्लाह ताला उसके वसीले भी बढ़ाते जाएंगे। और हम लोग जो है क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रही हैं, हम लोग कोई भी अगर हमें बाहर से बैठ के किसी और मुल्क से बैठ के या कहीं दूर से बैठ के कहते हैं ना कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, कॉल करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप खुद विज़िट नहीं कर सकते ना तो अपने किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड से कहें कि एक दफ़ा आप आएँ, एक दफ़ा हमें देखें, हमारे बच्चों से मिलें, उसके बाद आप हमें सपोर्ट करें और उसके खुद बाद चेक करें। करें। बिकॉज हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारा सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट रहे इंशाल्लाह, और जो भी आए हमारे अकाउंट्स चेक करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मोर देन वेलकम। सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अल्लाह पाक आप खैर के काम में मज़ीद बरकत डाले और आपके लिए मज़ीद Thank you. आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक इसको अजर और जज़ा भी आपको ज़रूर दे। लेकिन आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं इस बात का ख्याल रखें कि इस ईद पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि गरीब गुरबा जो बड़ी तादाद में और ख़ासतौर पर वो लोग जो सफ़ेद पोश कहलाते हैं, जिनके पास नहीं है कुछ कहने को, कुछ खाने को, कुछ ओढ़ने को, आपने उनकी मदद भी ज़रूर करनी है। इसी नोट के साथ अमीर भाजी हम इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल, और दोबारा कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। अल्लाह।